Hello students, today in this lecture we are going to start equilibrium part second. This is also called ionic equilibrium. आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का, और इसको बोला जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। सो चैप्टर की शुरुआत होती है 1824 से। 1824 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फैराडे। फैराडे अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस को पानी में डिसॉल्व करते थे, सॉल्यूशन बनाते थे और इस सॉल्यूशन में से करंट पास कराकर देखते थे। तो बच्चों, आपने जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, फैराडेज लॉ आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। फैराडे जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स और काफ़ी सारी डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर भी हम उसी डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। माइकल फैराडे जो थे वो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस को लेते थे और उनको पानी में डिसॉल्व करते थे, उनकी सॉल्यूशन बनाते थे और उस सॉल्यूशन में से फिर करंट पास करवाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक बल्ब लगा रखा था। जब करंट पास करवाते थे तो ये सिर्फ ये चेक करते थे कि कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद इस बल्ब को ग्लो करवा देता है। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो है उसकी एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाएगी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी थे जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जब करंट पास करवाया जाता है तो करंट पास नहीं करने देते। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाए कि उनकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, HCl, H2SO4, NaOH एक्सेट्रा। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व करने के बाद जब इनके थ्रू करंट पास कराओगे तो ये करंट कंडक्ट करते हैं। इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो करंट कंडक्ट करते हैं। तो ये कहलाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरी तरफ कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी थे जिनको पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाई, सॉल्यूशन में से करंट पास कराया और करंट पास कराने के बाद इनमें से कोई भी करंट पास नहीं हुआ, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिनकी सॉल्यूशन में से करंट पास नहीं होता। तो इन केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे इनको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू करंट पास नहीं होता, इनकी एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये दो टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, द केमिकल सब्सटेंसेस whose aqueous solution chemical substances whose aqueous solution conduct electricity are called electrolytes। एक चीज और ऐड करना इस डेफिनेशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट। ये केमिकल सब्सटेंस जब अपनी मॉल्टन स्टेट में लिए जाते हैं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल इज HCl, NaCl, H2SO4, HNO3, KCl, KOH, NaOH, etc.
ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंसेस whose aqueous solution or molten state do not conduct electricity, they are called non-electrolytes। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं हम? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज जिसको शुगर भी कह सकते हो आप, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। तो ये सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अपनी एक्वस सॉल्यूशन से, या फिर जब इनके थ्रू मॉल्टन स्टेट में करंट पास कराया जाता है, तो दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए अब जो है काफी टाइम बाद टाइम आ जाता है 1880 का। इस टाइम में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हीनियस। तो आपने पढ़ा होगा एसिड बेस का कंसेप्ट जो है वो दिया था आर्हीनियस ने, तो वो ये कंसेप्ट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था वही सेम एक्सपेरिमेंट ये भी रिपीट कर रहे थे, और जब ये अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे थे उस टाइम पर इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्वेशन था इनका? ये स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स को, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं की इन्होंने, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी कर रहे थे। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी एक्वस सॉल्यूशन जब बनाई जाए, तो सपोज 1 मोलर सॉल्यूशन हमने बना दिया, 1 मोल सॉल्यूशन बना दिया हमने NaCl का, 1 मोल सॉल्यूशन हमने लिया KCl का, 1 मोल सॉल्यूशन हमने लिया HCl का। इस सॉल्यूशन से जब करंट पास कराया तो बल्ब जो है, बल्ब ग्लोज ब्राइटली, तो बल्ब जो है वो काफी ब्राइटली ग्लो करता है। लेकिन जब कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस इन्होंने ट्राई किए तो कुछ ऐसे केमिकल्स भी मिले जैसे कि ये वाले। इनको जब उसी कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया गया और फिर करंट पास कराया गया, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करता है डिम, बड़ा ही कम ग्लो देखने को मिलता है इन केमिकल्स की सेम कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन में। तो ये ऑब्जर्वेशन थी आर्हीनियस की। अब जो केमिकल्स जिनके अंदर बल्ब जो है वो काफी ब्राइटली ग्लो कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर जो करंट पास हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में करंट पास हो रहा है। करंट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन इज इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो करंट इज इन लार्ज अमाउंट। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं जिनके अंदर बल्ब जो है वो धीरे चमक रहा है या धीरे जल रहा है, ये जो केमिकल्स हैं इसका ये मतलब हुआ कि इनके थ्रू करंट जो पास हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में करंट पास हो रहा है। इनके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में करंट पास हो रहा है। तो ये मतलब हुआ इस ऑब्जर्वेशन का। अब यहां पर देखो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में से करंट क्यों पास होता है? अगर उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं तो ही सॉल्यूशन में से करंट पास होगा। अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है इसका मतलब आयंस जो है उनका नंबर ज्यादा है।
ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा करंट पास करेगा इस सॉल्यूशन में से, और जितने कम आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ही कम करंट पास होगा इस सॉल्यूशन के थ्रू, भले ही आप कंसंट्रेशन को सेम क्यों ना रखें। तो यहां से हमें ये चीज जो है वो कंक्लूड करने को मिलती है कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डालने पर ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर उतने आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे जितने ये कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे इन दोनों कैटेगरीज को या इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। फैराडे ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बताए थे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, ऐसा बोला आर्हीनियस ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या टाइप है? एक वो इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरे वो इलेक्ट्रोलाइट जो कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं अपनी एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, देखो डेफिनेशन यहां पर, द इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate almost completely in their aqueous solution and produce large number of ions are called strong इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन केमिकल सब्सटेंसेस को बोला गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन। तो द इलेक्ट्रोलाइट्स which do not dissociate completely and hence produce less number of ions in their aqueous solution are called weak electrolytes। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनकी ये दो कैटेगरीज बनाई गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर आपको जिस बात पे ध्यान देना है, डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जबकि यहां पर डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, इन दो चीजों पे आपको यहां पर ध्यान देना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपनी सॉल्यूशन में और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट का कंडक्शन हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें वही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जितनी भी आप सॉल्यूशंस बनाते हैं वो सभी सॉल्यूशंस आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कंडक्शन शो करती हैं। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने में हमें थोड़ी सी क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। हमें इनके बारे में जो है वो जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम जो है वो सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप कि डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली का मतलब है कि ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन रहता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल लेके NaCl की, नमक को अगर हम पानी में डालें
तो आपने देखा होगा पूरा का पूरा नमक जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, मतलब नमक डिजॉल्व होने का मतलब वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 ग्राम नमक डाल रहा हूँ तो 10 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा, अगर मैं 1 मोल डाल रहा हूँ तो 1 मोल डिजॉल्व हो जाएगा, अगर मैं 5 मोल डाल रहा हूँ तो 5 मोल डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाता है और इसी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है अपनी सॉल्यूशन में, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाता, उसका डिसोसिएशन जो है वो क्या रहता है, कम रहता है। तो इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। तो सपोज हम लेते हैं एसिटिक एसिड को, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन पानी के अंदर जो है अगर मैं इसके 10 मोल ले रहा हूं, 10 मोल में से सिर्फ 4 मोल जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं, तो बाकी कितने बच गए, 6 मोल बच गए यहाँ पर जो कि डिसॉल्व नहीं हुए या डिसोसिएट नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितना डिसॉल्व हुआ है उतने ही आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो 4 मोल और 4 मोल जो है वो आयन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अगर पूछा जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आएगा 4 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने लिए गए थे 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 40% डिसोसिएट हुआ ये सॉल्ट। तो इस तरीके से आप जो है एक्सपेरिमेंटली जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कितने आयंस जो है वो डिसोसिएट होके बन रहे हैं, तब तक आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, इसी को बोला जाता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन, द एक्सटेंट, जैसे हमने यहां पर 100% बोला, तो 100% किस बेसिस पे बोला, जितने मोल्स या जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए थे उतने ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाती है यहाँ पर। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या रहता है, ऊपर वाली वैल्यू कम रहती है नीचे वाली वैल्यू से, इस वजह से यहाँ पर लेस देन 100%। ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 100%, और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100%, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है, कितने मोल्स लिए थे कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, वो फ्रैक्शन कहला रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सारे के सारे डिसोसिएट हो गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, अगर सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हुए, कम डिसोसिएट हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो भी तुम्हारा आएगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बच्चों, यहां पर दो टर्म्स जो हैं वो मैंने यहां पर समझाने हैं आपको। एक तो अभी जो मैं वर्ड यूज कर रहा था डिसोसिएशन, डिसोसिएट होना, तो डिसोसिएट होना जो है वो डिसोसिएशन से रिलेटेड है। और दूसरा वर्ड आता है आयोनाइजेशन। क्या फर्क होता है दोनों में, तो अभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स जितने भी हम लेते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। ठीक है, तो एक तो वर्ड आ गया डिसोसिएट,
दूसरा वर्ड आ जाता है आयनाइजेशन। क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों के अंदर? तो डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस जो ऑलरेडी आयन से बना हुआ हो, उसके आयंस जब सेपरेट हो जाते हैं, तो आयनिक सब्सटेंस जब अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोसिएशन। तो यहां कोई नया आयन नहीं बन रहा, जो भी सब्सटेंस हमने लिया है वो ऑलरेडी आयन से मिलके बना हुआ है। लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर। आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। द एग्जांपल इज HCl। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा HCl जो है वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये कैसा है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आयन से मिलके नहीं बना होता। अगर हम HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं, H+ एक्वस और Cl- एक्वस। तो देखो ये सब्सटेंस जो है HCl जो है वो एटम्स से बना हुआ है, आयन से नहीं बना हुआ, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन जब मैं इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं, व्हेन आई एम डिसॉल्विंग इट इन वाटर, डिसोल्यूशन इन वाटर, तो ये आयंस प्रोड्यूस करवा रहा है। तो यहां तो आयन नहीं था लेकिन यहां पर आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइजेशन। तो ये दो टर्म्स हैं जिनका हम आगे यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर कहीं पर डिसोसिएशन वर्ड आता है तो आप वहां पर समझ जाना कि हम किसी ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी आयन से मिलकर बना हुआ है और वो अपने आयंस में टूट जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा डिसोसिएशन। तो यहां पर डेफिनेशन आ जाती है, व्हेन एन आयनिक सब्सटेंस when an ionic substance is dissolved या फिर separate into ions, separate into its constituent ions is called dissociation, ठीक है। जबकि यहां पर when a molecule breaks into ions is called ionization। तो ये डिफरेंस रहने वाला है डिसोसिएशन में और आयोनाइजेशन के अंदर। अब हम चलते हैं बच्चों जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को अभी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपनी एक्वा सॉल्यूशन में और मैक्सिमम कंडक्शन शो करता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपनी एक्वा सॉल्यूशन में, इस वजह से वो मैक्सिमम आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और ये निकालना हम सीखेंगे कि किस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट की जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है हमें यहां पर। और कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक लॉ जो है उसका यूज करते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें यह बताता है कि आप किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। तो एग्जांपल ले लिया हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। अब देखो बच्चों, ये एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका ये मतलब हुआ कि हम जितना भी मोल लेते हैं वो सारे का सारा डिसोसिएट नहीं होता जब आप इसको पानी में डालेंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रोसेस जो है वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी साथ साथ चलता रहता है। जितने मोल्स हम इसके लेते हैं वो सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हो पाते, उसमें से कुछ ही मोल्स डिसोसिएट हो पाते हैं, और जो मोल्स डिसोसिएट होते हैं वो वापस कंबाइन करके फिर से यही बना लेते हैं। इस वजह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कभी भी 100% नहीं हो पाता। ये बात जरूरी है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 100% क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये प्रोसेस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में हो रहा होता है। मान लो अगर मैं इसके 10 मोल लेता हूं और धीरे धीरे करके एक एक मोल करके अगर इसके 10 के 10 मोल जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, तब तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा ना। लेकिन कितने भी टाइम बाद तुम अगर इस केमिकल को पानी में डालने के बाद ऑब्जर्व करते हो, हर बार तुम्हें जो है वो 6 मोल ही मिलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम 4 मोल तक तो ये डिसोसिएट होता रहता है, उसके बाद में प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चला जाता है। इस वजह से किसी भी टाइम पर ये 100% डिसोसिएट नहीं हो पाता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपको जो है वो नोट करनी है। ये प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तभी ऐसा हो सकता है कि कितने भी टाइम बाद ये 100% डिसोसिएट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, इस प्रोसेस का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपसे लिखने के लिए बोला जाए कि जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर हो जाएगा, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से लिखा जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू KF अपॉन KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर डायरेक्टली K इक्विलिब्रियम लिखा। अब देखो ये जो वाटर है, इसको वाटर को अगर हम इस साइड लिखते हैं इस तरीके से, सो K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू CH3CO minus into concentration of H plus divided by CH3COOH। अब देखो बच्चों, यहां पर तो मैं सॉल्यूशन बना रहा था क्योंकि मैंने पानी के अंदर एसिटिक एसिड को डाला है। अगर इस तरीके से तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ तुम बात कर रहे हो इस चीज की कि एसिटिक एसिड जब टूटेगा और ये आयंस में टूटेगा तो कितने आयंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो मॉल्टन स्टेट में हो चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं यहां पर डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं। ये एक आयनिक सब्सटेंस होता है जो 2 आयन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, आयोनाइजेशन नहीं है, डिसोसिएशन है। यहां पर ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? आयनिक सब्सटेंस है। तो देखो यहां पर इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं अब? दिस इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिसोसिएशन। सो K इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो A का मतलब एसिड है यहां पर, और ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इधर जो टर्म लिखा हुआ है वो डिसोसिएशन ऑफ एसिड वाली रिएक्शन शो कर रहा है। इधर जो टर्म लिखा हुआ है ये हमें डिसोसिएशन ऑफ एसिड वो स्टेप शो कर रहा है। इस वजह से मैं K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय वाटर को क्या लिख देता हूं? Ka। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ओनली।
ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे क्या बताता है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे स्पीड बताता है, स्पीड ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड CH3COOH। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे स्पीड बताता है, किस स्पीड से ये एसिड जो है वो ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा। अब देखो यहां पर अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने वाले हैं तो हम ये चीज मान सकते हैं कि सपोज ये एसिड जब इनिशियली हमने लिया होगा, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जो इसकी ली जा रही है ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू C। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या ले ली? C। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एट टाइम T इज इक्वल टू 0, जब ये रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है उस टाइम पर आपने एसिटिक एसिड कितना ले रखा है? C ले रखा है, हमने इतनी कंसंट्रेशन ले रखी है। और क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं हुई है इस वजह से ये क्या बनेगा? 0 बनेगा। अब हम मानते हैं कि आफ्टर टाइम T लेट अल्फा, दिस इज द अमाउंट ऑफ एसिड डिसोसिएटेड। तो अल्फा क्या बताता है? फ्रैक्शन। तो अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये दिखाता है अल्फा। तो इसका ये मतलब हुआ अल्फा जो है वो एक परसेंटेज या एक फ्रैक्शन की तरह हो सकता है, जैसे कि हाफ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, या 50% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, या 2/3 अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, या फिर 75% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड। तो अल्फा जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है या परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो टी टाइम के बाद एसिटिक एसिड जो है वो कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया। कितना डिसोसिएट हो गया वो कैसे निकालेंगे? तो आफ्टर टाइम टी अमाउंट ऑफ एसिड डिसोसिएटेड इज इक्वल टू सी अल्फा। कैसे आएगा सी अल्फा? समझो बच्चों, यहां पर अल्फा मैंने बोला 50% एसिड डिसोसिएट हो चुका है, 50% ऑफ एसिड इज डिसोसिएटेड। तो 50% किसका? एसिड का। और एसिड का क्या? इनिशियल अमाउंट। तो 50% का मतलब ये हो गया कि 50/100 इंटू सी, इतना अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं कहता हूं 25% डिसोसिएट हो गया तो इसका मतलब 25% ऑफ सी। तो सी क्या है? इनिशियल अमाउंट। अगर मैं कहता हूं तुमने 10 मोल लिए थे स्टार्टिंग में और 10 मोल का 50% डिसोसिएट हो गया तो तुम क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं कहता हूं तुमने 10 मोल लिए थे स्टार्टिंग में और 25% डिसोसिएट हो गया तो क्या करोगे? 25/100 इंटू 10 करोगे। तो ये क्या है? ये इनिशियल अमाउंट है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली थी। इसलिए यहां पर C इंटू अल्फा लिखा जा रहा है। कितना अमाउंट एसिड का टूट चुका है वो कैसे पता चलेगा? तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो ली थी वो मल्टीप्लाई कर दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। ठीक है, तो आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा? इसका अमाउंट, बचा हुआ कितना अमाउंट होगा? तो C माइनस सी अल्फा। सी अल्फा क्या है? अमाउंट ऑफ एसिड डिसोसिएटेड। और C माइनस सी अल्फा क्या है? अमाउंट ऑफ एसिड लेफ्ट। अब इस इक्वेशन को देखो, जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका भी एक आयन बनता है और इसका भी एक आयन बनता है। तो जब यहां पर C अल्फा डिसोसिएट होगा तो जितना भी डिसोसिएट होगा उतने ही आयंस बनेंगे ये और उतने ही आयंस बनेंगे H+। ये मतलब हुआ इसका। तो एसीटेट आयन कितना बनेगा? C इंटू अल्फा बनेगा। H+ आयन कितना बनेगा? C इंटू अल्फा बनेगा। तो ये इनकी कंसंट्रेशन आ गई, concentration of acetate ion, concentration of H+ ion, and this is the concentration of acetic acid left। और मुझे इस फॉर्मूले के अंदर क्या वैल्यू पुट करनी होती है?
कितनी कंसंट्रेशन है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये निकाल लिया मैंने। इक्विलिब्रियम जब आएगा उस टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन होगी एसीटेट की, H+ की और CH3COH की, ये वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। इसको लिख सकते हो C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो C से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो बच्चों, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल्फा होता है इट इज वेरी स्मॉल। अल्फा की वैल्यू जो है वो काफी कम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता और इस वजह से हेंस अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो अल्फा की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो इसको लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C, और अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट Ka अपॉन C। ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो आप उसको पहले डिसोसिएट करके आयंस में तोड़िए, और तोड़ने के बाद इस तरीके से आप इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा उस टाइम पर इसमें से C अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो चुके होंगे। जितने मोल्स इसमें से डिसोसिएट होंगे उस हिसाब से जो है वो इसके कितने मोल्स बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे, ये कंसंट्रेशन आ जाती है एसिड की और इंडिविजुअल आयंस की। क्योंकि ये मेथड ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड जो है वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो काफी कम रहता है। इस वजह से डिनोमिनेटर के अंदर जो अल्फा हमने लिखा है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास रिलेशन जो है वो आ जाती है ये। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। तो ये दो चीजें अगर मुझे पता है तो मैं अल्फा जो है उसको कैलकुलेट कर सकता हूं यहां पर। अब इसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं जो हमें दिया गया है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। आपके पास एक एसिड है जो चींटियों में पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, मतलब उसकी स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से वो डिसोसिएट होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मूला होता है HCOOH, ये डिसोसिएट होता है फॉर्मेट आयन में और H+ आयन में। इस फॉर्मिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो कंसंट्रेशन ली गई है वो है इतनी, दिस इज द वैल्यू ऑफ C। इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴। और हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताइए ये कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करेगा अगर ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है और ये इसकी कंसंट्रेशन है। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखाया। Ka की वैल्यू जो है वो आप नोट करके रखिए। हम ये मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये क्या बनेगा इनिशियली 0। फिर प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पे चला गया आफ्टर टाइम t,
तो टाइम t आ चुका है और प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, तो इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा। कितना अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, इतना अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, फ्रैक्शन में रहेगा। फ्रैक्शन किसका? इस कंसंट्रेशन का फ्रैक्शन, इतना अमाउंट कम हो जाएगा। ये जितना कम होगा उतना ही ये बनेगा और उतना ही ये बनेगा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? वाटर को छोड़ दो, बाकी सबको लिख लो। तो HCOO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय HCOOH, तो वही फॉर्मूला अपना लगेगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था? Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो 0.01 इंटू अल्फा, 0.01 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 0.01 माइनस 0.01 इंटू अल्फा। ये कॉमन ले लेते हैं, एक बार ही लिखा जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फा आ गया, वही फॉर्मूला बन गया हमारा। अल्फा जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है क्योंकि वीक एसिड हमने ले रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू √KA अपॉन C। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इज 0.01। क्या आ जाएगा आंसर? ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा? 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे, √2 की वैल्यू जो है वो कितनी रहती है? √2 की वैल्यू आती है 1.414। 1.414 10⁻² ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1। तो आंसर क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की या फ्रैक्शन की। तो ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज नहीं है। अगर परसेंटेज में आंसर पूछा है कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बताइए, तो इस अल्फा की वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.1414 इंटू 100 दैट इज 14.14%। तो ये परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया बच्चों न्यूमेरिकल, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पूछा गया आपसे। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपको आज एक असाइनमेंट मिलेगा, आप उसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।